नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रमती जोगन पर। दिल्ली से शिमला, रिकांगपिओ, कल्पा और काजा तक की जर्नी में आप सब मेरे साथ रहे और मुझे भरपूर प्यार दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं जर्नी के अगले पड़ाव एपिसोड 2 में। वाह, साइकिल चला रही हो। हवा नहीं है टायर में, हवा भरवाओ टायर में पहले। हेलो जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोपहर के बज रहे हैं 3 और मेरी हो रही है अब गुड मॉर्निंग। तो हुआ ये कि कल्पा से और काजा के रास्ते में मेरी हो गई तबीयत खराब। हमने किया आज का प्रोग्राम सारा कैंसिल कि भाई अब कहीं नहीं जा रहे, आज यहीं रहेंगे, यहीं रह के अपना लोकल के नज़ारे लेंगे। तो हम बैठ गए हैं भाई। फिलहाल मैं आई हूँ छत पे थोड़ी देर धूप सेकने के लिए। अप्रैल के महीने में जहाँ सबको दिल्ली में सड़ी वाली गर्मी लग रही है, हम धूप सेकने के लिए आए हुए हैं। आँख नहीं खुल रही है। स्पीति रिवर जा रही है, वो उधर से आप देखेंगे तो स्पीति रिवर गई है पूरी पीछे की तरफ से। तो पहाड़ों में अमूमन होता है ये कि आप जब चढ़ाई करते हैं या उतारते टाइम तबीयत खराब हो ही जाती है, और ऐसे में कभी भी ये लालच नहीं करना चाहिए, नहीं चलते रहो, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। वो फिर आप सबका मजाक खराब करते हो, अपने साथ वालों का भी, अपना भी। लोग साधना करने के लिए भी तो आते ही हैं। तो हम करेंगे रेस्ट और आप लोग जाइए घूमने के लिए। तो अब थोड़ी तबीयत बेटर लग रही है दवाई वगैरह लेके, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि कल से अपन फिर से उसी जोश खरोश के साथ जुट जाएंगे। काजा स्पीति नदी के किनारे बसा हुआ स्पीति वैली का सबसे बड़ा गांव है, बल्कि आप इसे टाउन भी कह सकते हैं क्योंकि ये सब डिविजनल हेडक्वार्टर है यहाँ, और ये सांस्कृतिक केंद्र है। जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसेज हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हॉस्पिटल है जो 24/7 रन करता है। यहाँ पहुँचते ही अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जो अमूमन हो ही जाती है, तो आप सीधे हॉस्पिटल जाइए, वहाँ सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। हेलो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हो रही है शाम तकरीबन 6 बजने वाले हैं, क्योंकि एक दिन बीच में शरीर को भी चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ के साथ ज़्यादा कर भी नहीं सकते हैं। पता है, पहाड़ों में आके ना तबीयत खराब हो जाना एक आम सी चीज़ है, और आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना भी चाहिए। थोड़ा सा शरीर को वक्त देना चाहिए वापस ट्रैक पे लौटने के लिए। सर्दी बाप रे ऐसी है यहाँ, देखने में नहीं लगती है। बहुत सर्दी है, माथे को चीरती हुई निकलती है। एक तरफ ब्राउन, एक तरफ वाइट। काजा स्पीति ट्रिप का अंतिम छोर है। यहाँ आपको कम से कम 2 रात तो स्टे करना ही पड़ेगा। कोशिश कीजिए आप 3 रात का स्टे करें, बहुत अच्छी जगह है। रमती जोगन आ गई है घूमते घुमाते स्पीति, और ये है स्पीति का फोटोशूट पॉइंट। मतलब ये मैंडेटरी है यहाँ पे आना। अगर आप स्पीति आए हैं तो एक फ़ोटो यहाँ का मैंडेटरी है, टू शो एवरीबडी यस वी वेंट स्पीति। तो ये जगह है। बाकी पीछे एक मोनेस्ट्री भी है बहुत सुंदर सी। ये तो हम दोनों जगह बारी बारी एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स सी। एक मज़ेदार बात यह है कि स्पीति के डॉग्स हैं ना, ये भी भेड़ जैसे हैं। रंग भी, शक्ल देखो तो पता चलता है कि नहीं, ये तो डॉग्स हैं।
बिल्कुल इसके सामने अगर आप रहने का सोच रहे हैं तो ये जो छोटे छोटे आपको मंदिर जैसे दिख रहे हैं, मोनेस्ट्री लग रही होंगी, ये एक्चुअल में होटल्स ही हैं। आप स्तूपा के बगल में ही वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप है। काजा मोनेस्ट्री को न्यू शाक्या मोनेस्ट्री भी कहते हैं। ये नई बनी हुई मोनेस्ट्री है। अभी 2009 में इसका लोकार्पण हुआ है। टाइमिंग सब हो चुके थे, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की तो वहाँ जो बौद्धिस्ट मोंक थे उन्होंने इसको ओपन किया और हमें अंदर दर्शन की अनुमति दी। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड है यहाँ। और इनका कुछ खास महत्व जो ये हाँ मुंबई की धार्मिक है ना, धार्मिक स्थान जैसा पूजा के लिए हाँ, ये अलग अलग डिजाइन बनाए। जैसे ये सब अलग अलग है। अच्छा, पूजा के दिन बजाते, ये पूजा में बजाते, वो भी बजा, ये भी बजाते पूजा के दिन से बजाने के पूरा। अच्छा, तो ये बजाने वाली पूजा कब होती है, कितने बजे? ये तो कभी कभी होता है जी। अगले दिन हम निकले काजा के मोस्ट एक्साइटिंग और द ओनली साइट सीन के लिए। इतनी ऊंचाई पर आने के बाद हर चीज़ के आगे वर्ल्ड्स हाईएस्ट लग जाना तो स्वाभाविक है ही। इसलिए आज के दिन में जो कुछ भी देखा वो सब वर्ल्ड्स हाईएस्ट ही था। नज़ारे दोनों तरफ अद्भुत थे और हवा ने ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मार मार कर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। सबसे पहले हम पहुँचे चीचम ब्रिज, world's highest suspension bridge and one of the most spectacular bridges of the world। अभी 2017 में ये कंप्लीट हुआ है। इसे बनाने में 15 साल और 485 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। ब्रिज पर खड़े होकर आप नीचे जब झांकेंगे तो अपने आप को सांबा लांबा नाले से 1000 फुट की ऊंचाई पर खड़े हुए पाएंगे। हालांकि आप समुद्र तल से 13,596 फुट ऊपर होंगे। ये ब्रिज किब्बर और चीचम गांव को आपस में जोड़ता है और किब्बर और लोसर की दूरी 40 किलोमीटर कम करता है। और इसके बाद हम आप पहुँचे स्पीति वैली ट्रिप की पहचान, हर पैम्फलेट पर छपी हुई फ़ोटो, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर देखी हुई फ़ोटोज़ में। जी हाँ, की मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए केवल बाहर की पिक्स हैं। थोड़ा ऊपर ट्रैक करके आप इस जगह जा सकते हैं जहां से अमूमन सभी ट्रैवलर्स पिक्स क्लिक करते हैं। ये मोनेस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है, सबसे बड़ी मोनेस्ट्री कही जाती है और इसके अंदर ठहरने के भी प्रबंध हैं। ये मोनेस्ट्री बौद्धिस्ट मोंक की अध्ययन केंद्र है और यूनिवर्सिटी की तरह काम करती है। इसके बाद आता है लांगजा गांव, जहां पर दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर बनी हुई भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। इसके बाद आता है कोमिक गांव, जो दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित गांव है, और किब्बर, जो कि विश्व का दूसरा सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव है और इनकी आबादी तकरीबन 120 से 140 के बीच है। विंटर्स में स्पीति आने वाले बहुत सारे सैलानियों में से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स बहुत दिन तक किब्बर रह के जाते हैं स्नो लेपर्ड को देखने के लिए और फोटोग्राफी करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये जितने भी छोटे छोटे गांव हैं, ये किसी न किसी चीज़ को लेकर मशहूर है। कोई फॉसिल्स को लेकर तो कोई स्नो लेपर्ड को लेकर। इसके बाद हम आ गए हिक्किम गाँव, विश्व का सबसे अधिक ऊँचाई वाला पोस्ट ऑफिस देखने के लिए।
कुल मिलाकर काज़ा में आपको इतनी खूबसूरती देखने को मिलेगी, आपको लगेगा आप कोई कैलेंडर पलट रहे हैं या शायद डेस्कटॉप पर कोई वॉलपेपर चेंज कर रहे हैं। लेकिन एक ख़ास बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए वो है नियम। जी हाँ, पहाड़ों के अपने नियम होते हैं और यहाँ घूमते हुए आपको कुछ एक बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जैसे नंबर 1, अपना माथा, अपना फोरहेड हमेशा ढक कर रखिए। अपने नाक पर किसी गर्म कपड़े की एक लपेट लगाए रखिए, चाहे मफलर या कोई गर्म कपड़ा। आप चाहे तो मास्क भी लगाए रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ की खुश्क हवा आप इन्हेल करते हैं, नाकों में इतनी ड्राइनेस आ जाती है कि कई बार ब्लीडिंग की भी समस्या हो जाती है और हवा के थपेड़े इतने तेज़ चल रहे होते हैं। अगर आपने अपना माथा खुला रख लिया और टोपी नहीं लगाई तो आप बीमार हो सकते हैं, एडमिट हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह सुबह हम तैयार होकर निकल लिए हैं। आज का प्लान है बेसिकली हमारा ताबू जाने का। अभी हम काज़ा में हैं और बस यहाँ से निकल के हम सीधा ताबू जा रहे हैं। दोस्तों, घूमने घुमाने के अलावा एक बहुत मुद्दे की काम की बात है। तो काम की बात ये है कि हाई एल्टीट्यूड पे जब आप आते हैं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे तबीयत ख़राब अगर आपकी आने के बाद होती है तो सबसे अच्छा तरीका है गार्लिक सूप। पहाड़ों पे आते ही आपको गार्लिक सूप और गार्लिक वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। उससे आपकी तबीयत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाती है। काज़ा की मार्केट में शॉपिंग करने के लिए उतरे हम लोग। स्पीति ट्रिप पे अगर आप वुलन क्लोथ्स की शॉपिंग करना चाहते हैं तो काज़ा मार्केट इज़ द बेस्ट प्लेस। काज़ा में हाथ से बने हुए बहुत ही कलरफुल, फुल ऑफ वैरायटी और रीजनेबल रेट पर वुलन क्लोथ्स मिलते हैं। मैंने भी बहुत सारे कपड़े लिए और आने वाले व्लॉग में मैं उनको पहनूंगी तो आपको बताऊंगी। उसके अलावा ब्रेसलेट्स और स्टिकर्स, ओम पद्मे हम बुद्धिस्ट मंत्र लिखे हुए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। होम डेकोर का सामान मिलेगा। तो वो सब हमने शॉपिंग की और फिर पेट पूजा के लिए काज़ा मार्केट की पिछली लेन में बहुत सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट हैं, वहीं पर हम आए। हमने एल्पाइनिस्ट में बहुत अच्छा तिब्बतन कुजीन के मज़े करे। पूरे ही स्पीति ट्रिप पर खाने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि खाना यहाँ पर बहुत ही सस्ता है। लोकल फूड मिलता है, बहुत ज़्यादा चटपटा स्पाइसी नहीं होता है और आपके ऑर्डर देने के बाद ही बनता है, इसलिए फ्रेश खाना अवेलेबल होता है। और मज़े की बात यह है कि 150 से 200 रुपये के बीच में एक टाइम में कोई भी पेट भर के खाना खा सकता है, क्योंकि लोकल फूड इसी रेंज में आता है। काज़ा से निकल के हम लोग बैठे हुए हैं, लरी विलेज आने वाला है उसके बगल में, और रुके हैं हम इसीलिए क्योंकि जगह बहुत सुंदर है। और यहाँ मेन तो पत्थर हैं बहुत सारे। हम सारे लोग लगे पड़े हैं पत्थर बीनने में। सुंदर सुंदर पत्थर है यहाँ पे। यहाँ पर पानी पर पत्थर को तैराने की कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। काफी ठंडा है। अपने व्हीकल से जर्नी करने का शायद ये भी एक फ़ायदा है कि आप जहाँ चाहें वहाँ साइड लगाकर अपने व्हीकल को नीचे उतरकर जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ऐसी अनटच जगहें आपको रास्ते में ही मिलेंगी। ये बादलों की छाया है।
नदी से ये नाली निकाल रखी है, ये जाती है सीधी खेतों में। इस जगह को छोड़ के जाने का किसी का भी मन नहीं था, लेकिन क्या करते, आगे के लिए भी देर हो रही थी तो चलना पड़ा। लेकिन इससे भी बढ़िया और खूबसूरत जगह आगे हमारी वेट कर रही थी। चलिए। दोस्तों, स्पीति ट्रिप की ख़ास बात यही है कि आपको बहुत लंबे ट्रैवल करने पड़ते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग के बावजूद आप बोर कहीं भी नहीं होते हैं। दोनों तरफ इतने खूबसूरत नज़ारे होते हैं जो आपको लगातार इंगेज रखते हैं। प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ एक ही चीज़ से, और वो है एल्टीट्यूड प्रॉब्लम। जी हाँ, जब आप हाई एल्टीट्यूड पर जा रहे होते हैं तो सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। एक छोटा सा टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी रास्ते में तब तक, कि आप एक कपूर का पैकेट, यानी कि जो हवन में इस्तेमाल होता है वो कपूर, नेपथलीन बॉल नहीं जो कपड़ों में रखते हैं वो नहीं, जो हम हवन में डालते हैं वो वाला कपूर का एक पैकेट अपने साथ लेके जाएं। एक टिश्यू में या हैंकी में इसको लपेट के अपनी पॉकेट में रखें, और जब भी आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो आप उसको स्मेल कीजिए। उसको सूंघेंगे तो आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी। अपना फोरहेड और अपना नोज़ हमेशा गर्म कपड़े से ढक कर रखें। बहुत हल्का खाना खाएं, डिनर चाहे ढंग से करें लेकिन ब्रेकफास्ट हमेशा हल्का रखें। जहाँ तक हो सके गार्लिक वाटर और ORS लेकर अपने आप को हाइड्रेट रखें। दोस्तों, हम आए हैं ढंगर विलेज। ये ढंगर विलेज है पीछे मेरे, और यहाँ पे ये मोनेस्ट्री है। ढंकर गांव और ढंकर मोनेस्ट्री स्पीति और पिन नदी के संगम स्थल के मुहाने पर बसे हैं। ढंकर का शाब्दिक अर्थ है ढंग या डंग यानी क्लिफ, और कर या खर यानी फोर्ट, यानी कि फोर्ट ऑन ए क्लिफ, यानी कि बहुत ऊंचाई पर पहाड़ पर बसाया गया एक फोर्ट। ये मोनेस्ट्री तकरीबन 1200 साल पुरानी है और ये 3894 मीटर ऊंचाई पर बसी हुई है। तेज़ चलती हुई हवाओं ने इसे बहुत क्षति पहुंचाई है और इसी वजह से इसे 100 मोस्ट एंडेंजर्ड साइट्स में शामिल किया गया है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड एंड प्रिजर्वेशन वालों की तरफ से यहाँ प्रिजर्वेशन का काम भी चल रहा है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं जो स्टीप है और नीचे तक खड़ी बनाई जा रही है, ये अभी प्रिजर्वेशन के काम के दौरान ही बनाई जा रही है, वरना पहले इस मोनेस्ट्री के चारों ओर मॉन्क्स चक्कर लगा पाते थे। आने वाले समय में ये मोनेस्ट्री रहेगी या ढह जाएगी कोई कह नहीं सकता, लेकिन इसके लिए डोनेशन का काम भी जारी है और 25 रुपये की टिकट भी लगाई जाती है इस मोनेस्ट्री को देखने के लिए। ये पुरानी बनी मोनेस्ट्री को देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। ये सामने पूजा गृह है जहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति है, ये प्रेयर हॉल है, ऊपर एक और गोम्पा है और साइड में मेडिटेशन हॉल है। ये पूरी ही मोनेस्ट्री इतनी पुरानी है कि यहाँ पे लगे हुए पिलर्स, एक एक चीज़ बहुत पुरानी है। इस मोनेस्ट्री में आकर वास्तव में आपको बौद्ध धर्म की महानता का पता चलता है। इस तरह की सीढ़ियाँ, बिल्कुल सादा रहन सहन, सात्विक भोजन और सरलता, ये देखकर आप बौद्ध धर्म को और नज़दीक से जान पाएंगे। ये मोनेस्ट्री स्पीति ट्रिप की ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँगी अब तक देखी हुई सारी मोनेस्ट्रीज़ में से मेरे लिए बेस्ट थी। यहाँ एक अलग ही डिवाइन फीलिंग थी। पुरानी बनी हुई चीज़ें अपने आप में एक अलग वाइब समेटे रहती हैं। कहते हैं कि कोई शब्द जब मुखारविंद से निकलता है तो सदियों तक वातावरण में गूंजता है। कुछ वैसा ही इस मोनेस्ट्री का हाल था। यहाँ हवाएं इतनी तेज़ हैं कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिन हवाओं ने सामने खड़े हुए पहाड़ को काट दिया है, मोनेस्ट्री का तो क्या ही हाल किया होगा। तो हम धनकर मोनेस्ट्री घूम आए हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री, और अंदर जाके आपको पता चलता है क्योंकि अंदर जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं, इवन दरवाजे, वहाँ का फर्नीचर, सभी बहुत पुराना, बहुत एंशियंट आपको देखते ही लगता है। यहाँ तक कि जो लकड़ी के दरवाजे हैं वो यूज़ हो के हाथ लग लग के घिस चुके हैं। इतनी पुरानी ये मोनेस्ट्री है और वाकई यहाँ के मन को ना सुकून मिलता है, बहुत शांति है।
और इस व्यू को और अच्छे से देखने के लिए हम लोग ये थोड़ी सी ट्रैकिंग करके ऊपर जा रहे हैं। मोनेस्ट्री देखने के बाद में हमें किसी ने बताया कि ऊपर जाओ, व्यू पॉइंट है। हम चढ़ रहे हैं। चढ़ते चढ़ते हमारी सांस फूल रही है, प्राण पखेरु उड़ने को हैं। मज़े की बात यह है कि पूरा गांव क्रॉस करके आ गए हैं। बंदे की जात नहीं दिख रही यहाँ पे, कोई इंसान है ही नहीं जो इवन रास्ता बता दे हमें। और रास्ता, ये रास्ता है, ये जो लोहे की ग्रिल नज़र आ रही है, इसके ऊपर ही रैंप बना रखी है और हमको जाना है इधर में और ऊपर। मैं तो यहाँ बैठे बैठे यही सोच रही हूँ, एक घर यहीं ले लेते हैं, एक घर यहीं ले लेते हैं। सारा मोटापा वोटापा सब झड़ जाएगा। मतलब रोज़ इस रास्ते के जब 4 चक्कर लगाऊंगी मैं, ये सीधा रास्ता ऐसे 3 फ्लोर के बराबर है ये रास्ता, एकदम खड़ी चढ़ाई। क्या मांगेगा मोटापा अगर यहाँ मकान ले लिया जाए तो। चलो भाई, कब तक रेस्ट करेंगे, चढ़ाई शुरू करें। चढ़ जा बेटा सूली पे, भली करेंगे राम। चाक चौबंद व्यवस्था। चलो जी। चढ़ चढ़ा के हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, बिल्कुल टॉप पॉइंट। ज़्यादा एडवेंचर के शौकीन यहाँ पे भी होम स्टे ले सकते हैं। रास्ता ये है। ये रास्ता है। दिन में बस 4 बार चढ़ना उतरना है। किसी डाइटिशियन की, किसी जिम की ज़रूरत नहीं है। पूरे गांव को क्रॉस करके ऊपर ट्रैकिंग करने के बाद में 360 डिग्री का जो व्यू था वो स्पीचलेस था। उसके बाद नीचे उतर के दूसरी तरफ मंदिर के ऊपर वाले गोम्पा में जाने के लिए हम लोगों ने दूसरी स्लो वाली ट्रैकिंग पकड़ी। ये ट्रैकिंग उतनी मुश्किल नहीं है, सीढ़ियाँ और जगह बनी हुई है। ये देखिए वीडियो में। यहाँ से चढ़ते हुए हमने ऊपर गोम्पा तक गए, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था। बाद में हमने उसे देखा भी। अंदर शानदार पेंटिंग है। वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। और नीचे ये पिन और स्पीति रिवर का संगम हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य था। धनकर गांव में पिन नदी आकर स्पीति में समा जाती है। स्पीति आगे जाकर खाप पुल के नीचे, आपने मेरे पहले व्लॉग में देखा होगा स्पीति पार्ट 1 में, स्पीति वहाँ जाकर खाप पुल के नीचे सतलुज में समा जाती है और सतलुज फिरोजपुर में जाकर व्यास में समा जाती है। व्यास आगे बढ़कर सिंधु में समा जाती है पाकिस्तान में और फिर अरब सागर में गिर जाती हैं। सतलुज और सिंधु दोनों ही मानसरोवर से निकलती है और अंत में दोनों का संगम होकर अरब सागर में मिल जाता है। प्रकृति कितनी खूबसूरत है। चीरती हुई जाती है सिर को इतनी बुरी तरह से कि सिर ढकना ज़रूरी है। नीचे गांव के मकानों को मैंने ध्यान से देखा तो पाया सभी मकान, लगभग सभी मकानों में 3 दीवारें हैं। चौथी दीवार नहीं है, क्योंकि चौथी दीवार की जगह कोई पत्थर या पहाड़ या दूसरे ही मकान का सहारा है। कहते हैं सामने ये पहाड़ बहुत लंबा चौड़ा हुआ करता था। हवाओं ने इसे बिल्कुल काट छाट के इतना छोटा कर दिया है। 1975 में आए अर्थक्वेक ने मकानों और मोनेस्ट्री को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अभी प्रिजर्वेशन का काम ज़ोर शोर से चालू है। यहाँ तक कि बाहर से आने वाले ट्रैवलर्स को रहने की भी व्यवस्था मोनेस्ट्री में उपलब्ध है। मोनेस्ट्री के तिलिस्म से बाहर आते हुए हम 1-1.5 घंटे की ट्रैकिंग करने वाले रूट पर
चलते हुए निकल पड़े धंकर लेक की तरफ। ये देखना अपने आप में आश्चर्यजनक था कि हमने आज तक लेक हमेशा नीचे तलहटी में ही देखी हैं, लेकिन ये लेक इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर थी। 4517 मीटर की ऊंचाई पर फ्रेश पानी की लेक को देखना अद्भुत अनुभव था और यहाँ पहुंचकर लगता है कि वाकई प्रकृति से बड़ा चित्रकार कोई नहीं। अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब रमती जोगन एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। आपके टाइम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर नेक्स्ट एपिसोड स्टे ट्यून्ड विद रमती जोगन।